आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात के 12 बजते ही यानी 1 जुलाई से हमारे देश में लागू हो जाएगी नई टैक्स व्यवस्था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। संसद भवन में इसके लिए शानदार तैयारियां कर ली गई हैं। वन नेशन वन टैक्स फ्रांस में शुरू हुआ और इसके बाद करीब 150 देश जीएसटी को अपना चुके हैं और सालों के मंथन और प्लानिंग के बाद आज हम भी तैयार हैं। जीएसटी के बाद न सिर्फ टैक्स का जंजाल खत्म होगा बल्कि टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर दिखेगा सरकार के रेवेन्यू पर। बाजार के नजरिए से ये बदलाव बेहद अहम है। जीएसटी के बाद कंपनियों की कमाई और आप पर कैसा असर होगा? जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी या घटेगी और लंबी अवधि में इसके फायदे किस तरह के होंगे? किन सेक्टर्स के लिए जीएसटी काम करेगा संजीवनी का? इन सभी मुद्दों पर आज मार्केट काउंटडाउन के साथ साथ पूरे दिन फोकस बना रहेगा और हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार और इंडस्ट्री के दिग्गज। जीएसटी से सीधा फायदा किन शेयरों को होगा ये हम खास तौर पर बताएंगे बुलेटिन में आगे, लेकिन मार्केट काउंटडाउन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों ने फिर बिगाड़ा अमेरिकी बाजारों का मूड। नैस्डैक 1.5% टूटा, डाउ 160 अंक नीचे, एशिया की कमजोर शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी आधा % नीचे। आईसीआईसीआई बैंक कंसोर्शियम की अगुवाई में अल्ट्राटेक ने जेपी एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण पूरा किया। कुमार मंगलम बिरला ने कहा डील के बाद अल्ट्राटेक को मिलेंगे नए बाजार। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में पैसे लगाने का आज है आखिरी दिन। दूसरे दिन इश्यू करीब पूरा भरा। प्राइस बैंड 355 से 358 रुपए। एफआईज के निवेश पर आरबीआई की अड़चन भी हुई दूर। आज सीडीएसएल की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद, रिकॉर्ड स्तर पर भरा था आईपीओ, करीब 170 गुना हुआ था सब्सक्राइब। और आज से एफएनओ में शामिल होंगे 5 नए शेयर। चेन्नई पेट्रो समेत आईसीआईसीआई प्रू, मनापुरम, रेपको और एसआरईआई इंफ्रा की होगी एंट्री। देश तैयार हो रहा है जीएसटी लागू करने के लिए और बाजार तैयार हो रहे हैं जुलाई सीरीज का आगाज करने के लिए। संकेत है बेहद कमजोर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के लोज को बाजार रोक पाएंगे या कमजोरी और बढ़ेगी? तेज गिरावट के बाद खरीदारी के मौके होंगे या पोजीशन हल्की करने का वक्त? बताएंगे आपको। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और ट्रेडसिस ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब कुछ ही देर में जयपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, ग्लोबल मार्केट की तस्वीर काफी कमजोर है। जी हां, नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में आईटी शेयरों में प्रेशर बरकरार है और आप देखिए डाउ ने इसीलिए बहुत ही कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। यहाँ 170 अंक नीचे जाकर इसने समाप्ति दी है और यही बिगाड़ रहा है पूरे दुनिया भर के बाजारों का मूड। एशियाई बाजार देखिए सभी लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और सीरीज का पहला दिन ना एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी, ये साफ तौर पर संकेत आज एसजेएक्स निफ्टी भी दे रहा है। तो अनिल, गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या किया जाए, ये है बड़ा सवाल। इंतजार या फिर पोजीशन कम की जाए, खरीदेंगे नहीं। और आज खरीदने के लिए कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा, सिर्फ ये कि बाजार जब कमजोर हो तब खरीदा जाए। एक वो लॉजिक अपनी जगह हमेशा ठीक होता है, लेकिन इस वक्त हफ्ते का आखिरी दिन है, सीरीज की शुरुआत है और आज रात से देश जीएसटी में जाने वाला है, वीकेंड है। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन किस तरह का मूड माहौल रहता है और उसके ऊपर ये ग्लोबल मार्केट्स जो अच्छी खासी वोलेटिलिटी और कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में और साथ ही एफआईज के डेटा जो हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, तो ये तमाम कारण ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा कोशिश रहें। एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे, गिर के खुलने के बाद नहीं खरीदेंगे तो कोई खास कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप सब कुछ अपना बेचकर पोजीशन जीरो करके बैठ जाए, लेकिन एक संकेत साफ दिख रहा है इस बाजार में और वो ये कि ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना बेहद मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। हर एक अहम लेवल के थोड़ा पहले से ही बाजार घूमते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि कल 9600 का लेवल अहम था, उसके पार निकलते तो ही मजबूती का पहला संकेत आता था। वो मजबूती के संकेत पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से आ नहीं रहे हैं और ऐसे में फिर आपके लिए कोई बड़ी वजह नहीं कि आप गिरते हुए बाजार में खरीदारी करने की कोशिश करें। स्टेबल होने दें, उसके बाद देखेंगे कि बाजार में किस तरह का ट्रेड करना है। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि
9500 आज फिर से निर्णायक लेवल का काम करेगा। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं और जिस तरह से एशिया ट्रेड कर रहा है, अगर ये समझें उसी तर्ज पर खुले और खुलने की संभावना है भी, तो आप 9500 के नीचे खुलेंगे। और 9500 के नीचे खुलने के बाद बिकवाली का प्रेशर फिर से बढ़ता हुआ दिखेगा उन ट्रेडर्स की तरफ से जिनकी तेजी की पोजीशन रोल ओवर कल हुई है, इस उम्मीद में कि चलिए कल सेकंड हाफ में कल सेकंड हाफ में गिरावट जो हुई वो थोड़ी सी उम्मीद कम थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतने बुरे थे नहीं और किसी को अंदाजा नहीं था कि डाउ 150 पॉइंट से ज्यादा गिरेगा, नैस्डैक इतना गिरकर बंद होगा। तो उस लिहाज से लोगों को लगा कि एक्सपायरी की वजह से बाजार में ये उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन एक्सपायरी के साथ साथ मंदी करने वाले ट्रेडर्स को जो कुछ भी एक मजबूती की जरूरत थी, वो मजबूती उन्हें ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी से आती हुई दिख रही। तो ऐसे में बिकवाली का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। जहां तक शुरुआती कारोबार में जुलाई सीरीज की शुरुआत में ट्रेडिंग रेंज का सवाल है, जो डेटा वो बता रहे हैं वो ये कि 9400 9600 इस रेंज में बाजार ट्रेड करना चाहिए। तो इस लिहाज से अब अगला अहम सपोर्ट 9500 के नीचे जो बाजार पर दिखेगा वो 9400 का होगा डेटा के मुताबिक। और वैसा ही अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी पर अगला जो दिखता है वो 23000 का है। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23500 की नजर आती है। अब जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, 9500 के नीचे खुलकर टिक जाए तब भी शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 9450 का बनता है और 9450 के नीचे ट्रेड करके टिकते हुए दिखे तो फिर 50 पॉइंट की रिस्क और बढ़ जाती है और वो होगी 9400 तक की। वैसे स्टॉप लॉस 9575 का दिया है जो कि कल का हाई है, लेकिन अगर बहुत गैप से खुल जाएं और पहले 9450 के आसपास आ जाएं तो स्टॉप लॉस को आप थोड़ा ऊपर की तरफ सरका लें और वो होगा 9525 का। फिर आपको छोटे स्टॉप लॉस से ही काम चल जाएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23500 ये स्टॉप लॉस बनता है और 23000 का टारगेट ये नीचे की तरफ 23050 का टारगेट बनता है। कल के सेशन में एग्जैक्टली एक्सपायरी के दिन बाजार ने वैसा ही ट्रेडिंग सेशन दिखाया, वैसा ही उतार चढ़ाव दिखाया जिस तरह की हम बात कर रहे थे। तो ऊपर का टारगेट 9575 का कल हासिल हुआ। हमने कहा भी कि उन लेवल्स पर आप शॉर्ट बनाइए, 9500 फिर से मिलेगा। कल इंट्राडे में मिलाई, वैसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। 23500 का जो टारगेट था उससे 25 पॉइंट हमने मिस किया, लेकिन नीचे की तरफ का जो टारगेट था 23100 का, वहां पर भी बाजार पहुंचा है। तो ओवरऑल बाजार ट्रेडिंग रेंज को रेस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज गिरावट होने के बाद भी मेरा खरीदारी का इरादा आज के लिए नहीं है। खरीदारी करनी है, फ्रेश तेजी करनी है तो सोमवार को करेंगे। आज सिर्फ ये देखना है कि कहां कहां आप अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रेसिवली मंदी करिए, बहुत शॉर्ट करिए, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखने में समझदारी है इस तरह के माहौल। ठीक बात है। एक तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अनिल नर्वस है लोग, ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी सपोर्टिव नहीं है, तो ये कॉकटेल बाजार को परेशान कर रहा है और वीकेंड के चलते तेजी नहीं करनी चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। तो वेट एंड वॉच ये रणनीति है जो आपको आज अपनानी चाहिए। वागले साहब से पूछते हैं कि उनको चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आज का कॉल क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। 9540 9560 ये कल मैंने लेवल की बात की थी, ऑन अ बाउंस वो चांस मिला था बेचने को। आज अगर गैप से खुलता है तो बेचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। वेट करना चाहिए बाउंस के लिए। 96 to 94 अभी ये रेंज वेरी क्लियरली शिफ्ट हो गया है और ये जो हम देख रहे हैं ये शायद प्री इवेंट अनसर्टेनिटी मैं इसको कहूँगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा जैसे अनिल जी ने कहा सब बेच बाच के निकल जाए, इतना तो बेरिश व्यू नहीं बनता है। 94 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा या तो फिर बाउंस बैक तो होगा अच्छा खासा, आपको हायर लेवल्स पे बेचने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस लिहाज से वेट करें। बैंक निफ्टी 22,900 23,400 वही लेवल से, लेवल्स तो चेंज नहीं हुए हैं और मेरे 2 बाय 2 सेल है। अब तो आप कह रहे हैं गैप डाउन में ना बेचें, उछाल में बेचें, तो फिर क्या बाजार बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैलीज वाला हो गया है, ऐसा लग रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इवेंट का जो फॉल आउट है जो अगले कुछ दिनों में ये होगा उसको मंडे ट्यूसडे को उसका असर दिखने को मिलेगा हमको। फिर व्यू ले ले 94 to 96 ये रेंज अभी भी बरकरार है, शायद एक 50 पॉइंट 9400 के नीचे जा सकता है। ठीक बात है। चलिए तो ये रणनीति तो हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन सर बताया नहीं कितने स्टॉक्स हैं तेजी वाले बंदी वाले, आज क्या रेशियो? 2 बाय है 2 सेल है। 2 बाय 2 सेल। कौन से हैं वो स्टॉक्स बताएंगे अभी वागले साहब से पूछकर, लेकिन पहले बात करते हैं वो खराब आंकड़े का जिसका कल बाजार में किसी को उम्मीद नहीं थी। 1140 करोड़ के आसपास की एफआईएस की तरफ से सेलिंग कैसे रीड किया? 600 करोड़ की बाइंग तो चलिए समझ में आती है, डीआईएस तो नीचे सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एफआईएस की इतनी बड़ी सेलिंग, क्या एफएनओ का एडजस्टमेंट भी है इसमें? कुछ एडजस्टमेंट होने के बावजूद भी डेटा बहुत खराब है। इनफैक्ट न सिर्फ कैश मार्केट की बिकवाली बल्कि इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआईएस ने बेचे हैं और वो बेचे हैं 550 करोड़ के। कैश मार्केट की बिकवाली के साथ साथ स्टॉक्स भी बेचे और दबाकर बेचे हैं 477 करोड़ के। तो कुल मिलाकर तीनों को अगर आप देखें तो तीनों में बिकवाली का आंकड़ा 2200 करोड़ के आसपास का बनता है। तो डायरेक्शनल कॉल के तौर पर आप देखें तो 2200 करोड़ की बिकवाली जो कि
बड़ी है किसी भी लिहाज से। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एडजस्टमेंट एफएनओ की एक्सपायरी के है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े बिकवाली के, और ये सिर्फ कल के नहीं है, पिछले 3-4 सेशन से आप देखिए एफआईज कहीं न कहीं या तो कैश मार्केट में या इंडेक्स फ्यूचर्स में या स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहे हैं। और उसके ऊपर अगर ग्लोबल मार्केट्स देखिए, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं है तब तो एफआईज की बिकवाली कहीं न कहीं रुकेगी, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स भी वॉलेटाइल हो रहे हैं, एक दिन 150 ऊपर, एक दिन 150 नीचे, वहां पर अगर लिक्विडिटी कम होने के संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट हुई कल की, जो इजी मनी पॉलिसी है कि सेंट्रल बैंक बहुत पैसा फेंक रहे थे, वो धीमे धीमे हाथ खींच सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, और वो पैसा जाहिर सी बात है कि कहाँ से निकलेगा, रिस्क एसेट क्लास में से, यानी कि इक्विटी जैसी में से जाएगा बॉन्ड में। तो ये पैसा कम होने का, और सबको पता है कि हिंदुस्तान के बाजार ग्लोबल मार्केट्स महंगे हैं, लेकिन पैसा इतना है कि गिरते नहीं। तो अगर पैसा कम होने के संकेत कहीं भी आए तो वो थोड़ा सा रिस्क है। उस लिहाज से एफआईज की बिकवाली और ये ग्लोबल मार्केट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो जब तक ये आंकड़े थोड़े ठंडे ना होते दिखे, कम होते ना दिखे, मुझे लगता है ऊपर के स्तर पर बाजार का टिकना मुश्किल होगा, प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत, डाउट ही नहीं है। पहला कारण गिरावट की शुरुआत करने का ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा कारण एफआईज की दमदार बिकवाली जो नीचे की तरफ ले जाएगी। ठीक बात है अनिल, और मैं देख रहा था क्रिसवुड की एक रिपोर्ट सीएलएसए की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वो अपना इंडिया पर से वेटेज जो है 1% घटाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो एफआईआईज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भारतीय बाजारों पर अपना वेटेज कम करने की बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों के बाद हम सुन रहे हैं। चलिए अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ की ये सीरीज़ कैसी रह सकती है, जो जुलाई सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। लेकिन पहले बात करते हैं बागले साहब के 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ की। बागले साहब बताइए। हेमंत, पहले तो जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जाना चाहूँगा। मेटल पैक में इनफैक्ट आज मुझे चॉइस होता तो मैं सारे के सारे मेटल स्टॉक्स कवर कर लेता, क्योंकि वही अच्छे दिखते हैं जी। तो जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लगता है आज आउट परफॉर्म करेगा। शायद गैप डाउन खुलने से आपको थोड़े से लेवल्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। मेरा स्टॉप लॉस होगा 201 और मेरा टारगेट होगा 216। बेचने में मैं स्टेट बैंक के साथ जाऊंगा। 2 दिन पहले मैंने ये कवर किया था और कल एक फॉल आया, मुझे लगता है वो फॉल एक्सटेंड होगा ना। अभी कितना गैप से नीचे खुलता है ये देखना होगा, लेकिन ये बेचना चाहिए 276 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 264। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल मार्केट्स मैंने देखिए कमजोर है और मेटल जो शेयर हैं वो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए, तो आज इस पर नजर रहेगी। एक्चुअली मैं कमेंट्री में ये कहना रह गया था कि आज जो 3 सेक्टर मैंने चुने नीचे की तरफ, उनमें पहला तो है आईटी। जिस तरह से आईटी सेक्टर का आउटलुक हमारे यहाँ खराब है, जिस तरह से नैस्डैक तेजी से टूट रहा है डाउ के मुकाबले में, आईटी शेयरों पर थोड़ा सा सावधान रहिए। दूसरा मैंने मेटल चुना जो पिछले 2 दिनों से मैं खरीदारी की राय दे रहा था, और उसकी वजह ये कि कोई डाउट नहीं जो वागले साहब कह रहे हैं कि 400 बड़े मजबूत होंगे, लेकिन हैं भी 2 दिनों से हम खरीदारी की राय हम भी दे रहे हैं। लेकिन अगर लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स में कम होती है तो मेटल्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए वो ठीक नहीं। और तीसरा बैंक जो डेफिनेटली ऐसे माहौल में गिरने के लिए आगे तैयार रह सकते हैं। तो आप कह रहे हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो नेगेटिव लिखते हैं इसको, आप इन तीनों नेगेटिव। हाँ, वही मैंने कहा, वो मेटल्स, आईटी और तीसरा आपने बैंक बोला, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो इन सेक्टर्स पर कॉशियस व्यू है। बाजार में भी देखिए दबाव ही देखने को मिल रहा है। खैर एसजीएस निफ्टी अब देखिए 50 अंक नीचे आज मार्केट्स खुलेंगे, इसके संकेत दे रहा है क्या? ये बताइए, ये सीरीज इतिहास तो बताता है ये अच्छी रही है, पिछले 10 में से 9 सीरीज पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद हुई हैं, लेकिन क्या रेंज रह सकती है इस चीज़ के लिए? कुछ अभी डेटा जो रोल ओवर का है उससे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में तो आ रहा है हेमंत, और ये चीज़ बहुत समझ में आ रही है कि इस सीरीज में 9700 को पार करना तो मुश्किल होगा। ये तो दिख रहा है अभी तक का, लक्ष्मण रेखा हो गई। हाँ, मतलब मुश्किल है मामला, अनलेस कि आपको कुछ ऐसा बड़ा पॉजिटिव दिखे, या तो ऐसा हो जाए कि जीएसटी लागू होने के बाद ही 5-7 दिनों में ही सबको लगे कि हम तो सेटल हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फालतू में हल्ला गुल्ला हो रहा था, इस तरह के कोई संकेत आए, बिजनेस एज यूजुअल, और वो हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लोग एडजस्ट करने में माहिर हैं, तो जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से ढल जाते हैं फटाफट। तो ढल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको बाजार जितना नेगेटिव मान रहा है उतना अच्छा भी हो जाएगा, मॉनसून थोड़ा बेहतर हो जाए। तीसरी बात जो रिजल्ट्स की है, हो सकता है रिजल्ट्स इस बार अच्छे आए, क्योंकि नहीं, और खराब का हमें पता है, और आएंगे तो भी खराब अगले क्वार्टर से आएंगे, इस क्वार्टर से नहीं आएंगे। अच्छा, शेयरों के भाव देखिए ना घटने शुरू हो गए जिन जिन सेक्टर में खराब आने वाले हैं। जीएसटी के पहले की जो बिक्री है
वो अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में आ गई काफ़ी कुछ, जाहिर सी बात है पहले रिटेलर्स अब बेच रहे हो जीएसटी के तुरंत पहले, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स तो बेच चुके हैं, तो हो सकता है इस बार के रिजल्ट्स हो रहे हैं तो जो नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं इस सीरीज के लिए। और ऐसी सिचुएशन में जो ऐतिहासिक तौर पर जुलाई की सीरीज काफ़ी बेहतर मानी जाती है। कल मैं एक डेटा भी पढ़ा था, मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं वो डेटा कितने सही है, लेकिन एक एनालिसिस पिछले 10 साल का आया था जिसमें ये बता रहे हैं कि जून के लोज से जुलाई के हाइज में कितनी ज्यादा तेजी बनती है। 5 से 15% तक का मूव जून के लोज से बनता है। अगर वैसा हो तो फिर 10,000 निफ्टी भी हो जाए, यू नेवर नो। तो अल्टीमेटली इस सीरीज का अंदाजा लगाना थोड़ा सा शुरुआती कारोबार में मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज साफ है, 9,400 9,700 ये रेंज दिख रही है शुरुआती सीरीज में। 9,400 पर सपोर्ट अगला पहला अहम है। 9,600 9,700 की रेंज में जाकर हम अटकेंगे। 9,500 क्यों है आज निर्णायक लेवल? क्योंकि 9,500 के पुट पर 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल्स में 24 लाख शेयरों का। और कल के सेशन में जब एक्सपायरी का दिन था, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 9,500 पर पुट और कॉल दोनों में दबाकर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 11 लाख शेयरों का, और वो बराबर है और बाजार भी एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ। तो कल पूरी तरह से मामला 50-50 वाला था। आधे लोग ये मानकर चल रहे थे कि बाजार कल गैप से खुलकर ऊपर जाएंगे, आधे ये मानकर चल रहे थे कि गैप से खुल के नीचे जाएंगे। तो आज जो नीचे जाने वाले अंदाजा लगा रहे थे वो लोग सही पड़ेंगे। और ऐसे में जो 9,500 पर जो पुट राइटिंग हुई है, इन ट्रेडर्स के लिए मुश्किल वाला दिन होगा। वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो ले जाएंगे नीचे निफ्टी को 9,450 के आसपास तक। वहां रुक जाए तो बहुत बढ़िया, हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं रुके तो फिर 50 पॉइंट की रिस्क बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरा, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,000 और 23,500 इन दो लेवल पर ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में अच्छा खासा बना हुआ है, तो इस रेंज को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी पर असली दिक्कत शुरू कब होगी? जब बाजार 23,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और क्लोज देने की कोशिश करे। निफ्टी के लिए असली मुश्किल कब होगी? जब 9,400 के नीचे निफ्टी बंद हो और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे। तो उम्मीद ये करें, कमजोरी भले ही हो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर, लेकिन ये दो अहम लेवल हम तोड़े नहीं और ट्रेड करते हैं, तब भी हम ये मानकर चलेंगे हम ट्रेडिंग रेंज में है। बड़ी तेजी के बाद छोटा मोटा कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है जो चलेगा। हाँ, सीरीज की शुरुआत में 73% के रोल ओवर्स हुए हैं। रोल ओवर्स तो मजबूत हुए हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लगभग 2 करोड़ शेयरों से कम का है। तो पिछली सीरीज के मुकाबले में हम थोड़ी सी सीरीज हल्की शुरुआत कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1.07 पर है, जो कि बैलेंस कहा जा सकता है। तो बड़े ओवरबॉट हैं या ओवरसोल्ड हैं ऐसा नहीं है। एक ही दिक्कत है जो हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो ये कि कल की जो कमजोरी हुई है ऊपरी स्तर से, वो इस लिहाज से खराब है कि भारी भरकम वॉल्यूम हाईएस्ट रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ हुई, तो बिकवाली बढ़ी हुई है। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट पिछले इस पूरे हफ्ते मिड कैप शेयरों में जो दबाव बना है वो डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत दिखाता है। और तीसरा ये कि आप ऊपरी स्तरों पर लगातार बिकवाली आते देख रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो हम यही कह रहे थे कि देखिए, ट्रेडर्स वो इतना मायना नहीं रखते हैं जितने बड़े इन्वेस्टर्स, और बड़े इन्वेस्टर अगर बेचने आते हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो आज के सेशन में थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। सोमवार से क्लियर कट फिर बाजार का सही डायरेक्शन देखकर फिर डिसाइड करेंगे कि तेजी करनी है या और नीचे जाना है। सही बात है। बाय और सेल के अलावा एक और रणनीति होती है वेट एंड वॉच, तो आज वो वाला दिन है। चलिए, लेकिन स्टॉक्स में वैसा दिन नहीं है। स्टॉक्स बहुत सारे हैं जहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। CDSL की लिस्टिंग कहां होगी, क्या रणनीति बनानी चाहिए, AU में पैसा लगा लें, आज आखिरी दिन है। और FNO में जो नए 5 शेयर शामिल हो रहे हैं उसमें क्या करें, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है इस शो में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद आपको बताएंगे कि सीरीज के पहले दिन निफ्टी को हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में। ये सब होगा ब्रेक के बाद। निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपको बता दें, और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं निफ्टी पर यहाँ पर बिकवाली और खरीदारी के मौके दोनों ही तरह की राय निकल कर आ रही। तो 2 एक्सपर्ट्स की राय है बिकवाली की और 3 एक्सपर्ट्स की राय है खरीदारी की। जो रेंज दिख रही निफ्टी पर ऊपरी स्तर पर तो साफ है, 9,570-75 जो कल का हाई है उसके पार जाएंगे नहीं। निचले स्तर पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। पहला लेवल जो आ रहा है वो 9,470 के आसपास का आ रहा है, जो इस हफ्ते का लो है। वहां पर सपोर्ट मान रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि आज अगर SGX निफ्टी जो 40-45 नीचे दिख रहा है, 50 नीचे दिख रहा है, तो वहां खुलेंगे तो उस रेंज के तुरंत नीचे खुलेंगे, और उस रेंज के नीचे खुले तो फिर जो अगला सपोर्ट दिखेगा वो होगा 9,400 का। ये है हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर। बिल्कुल, चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो 5 खबरें जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का 5।
सुज़लोन कल आखिरी मिनटों में तेज दौड़ लगाता हुआ ये शेयर एक्सपायरी के दिन, लेकिन आज खबर अच्छी नहीं है। क्रेडिट स्विस एक जानी मानी एफआईए, इन्होंने लगभग 4.5 करोड़ शेयर बेचे हैं इस स्टॉक के 18 रुपए के दाम पर। अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव पड़ना चाहिए नेगेटिव साइड पर, दूसरा ये कि इतनी बड़ी बिकवाली जो होनी थी हो गई, और अगर वो बिकवाली का प्रेशर कम हुआ तो स्टॉक उछल भी सकता है। तो देखना ही होगा बाजार के मूड के विपरीत क्या स्टॉक उछल सकता है या फिर इन आंकड़ों का पड़ेगा दबाव। ऑलराइट, नजर रखिएगा पेट्रोनेट एलएनजी पर भी। जहां देखिए सिंगापुर मॉरिशस ने करीब 37 लाख शेयर बेचे हैं 431 रुपए 73 पैसे के भाव पर, तो स्टॉक पर भी रहेगी आज नजर। कामत होटल्स कंपनी के लिए राहत की खबर, और वो ये कि सेंट्रल बैंक के साथ इन्हें वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस जिसे आप कहते हैं, इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अब कंपनी 12 महीनों में अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है कि मुश्किल में है, कैश फ्लो मिसमैच है और इसके चलते हुए इन्हें ये पूरा एडजस्टमेंट करवाने की जरूरत पड़ी और जिसको सेंट्रल बैंक ने मंजूरी दे दी। नजर रखनी चाहिए आपको शालीमार पेंट्स पर भी एक और राइट्स इशू लाने की बात है। 50 करोड़ रुपए जुटाएंगे इस राइट्स इशू के जरिए, देखना होगा किस भाव पर ये राइट्स करते हैं। ओके, और मुश्किलों भरा दौर बढ़ता हुआ आगे रियल एस्टेट कंपनियों पर। डीएस कुलकर्णी यहाँ पर खबरें आज नेगेटिव साइड पर, और वो ये कि 1 जुलाई को यानी कि कल जो कुछ इन्हें ब्याज देना है ड्यू हो रहा है वो चुकाने में हो सकती है मुश्किल, और कंपनी का ये कहना है कि महीना भर और डिले हो सकता है, यानी कि ब्याज का पेमेंट समय पर नहीं होगा। ये संकेत डीएस कुलकर्णी से आते हुए दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए ये है खबर नेगेटिव। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब जयपुर से हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब भी कार्यक्रम शामिल हो चुके हैं। तो दो संदीप हैं हमारे साथ। जैन साहब, करेक्शन की शुरुआत तो हुई है, देखिए टिक तो नहीं पा रहा ऊपर बाजार। अब सवाल तो ये है कि गिरेगा कितना, आपका अंदाजा क्या है, बताइए। ये बात सही है अनिल जी की, बार बार कल इनफैक्ट इतना पॉजिटिव डे था और ऊपर जाके रेजिस्टेंस मिल रहा है, और बार बार 2-3 बार से देख रहे हैं कि 9550 9600 एक अच्छा रेंज है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। और इनफैक्ट देखा जाए तो एफआईआईज और डीआईआईज का भी जो मोमेंटम है वो भी कम हुआ है, और एक तो जीएसटी को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ, और एक तरीके से बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाला टिपिकल माहौल भी बन सकता है, क्योंकि अब जीएसटी की एक इंतज़ार थी और जीएसटी की इंतज़ार की घड़ी आज ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट अब वेट एंड वॉच वाले मोड पे आ सकता है जुलाई के महीने में, एंड उसके बाद 1-2 महीने कम से कम ऐसे ही चले, और अगस्त में सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें अगर कोई नया कोई रेट कट को लेकर कुछ आ जाए तो चांसेस है। मॉनसून पे नज़र रहेगी, ग्लोबल क्यूज़ मिक्स्ड है, इनफैक्ट कल नेगेटिव ग्लोबल क्यूज़ थे। तो मेरे हिसाब से देखिए 9350 9400 एक अच्छा एक रेंज है जहां पे सर्टेनली बाइंग आएगी। बाकी 9470 9460 है जो अगर टेक्निकली बात करें तो ये 50 डीएमए पे बार बार सपोर्ट भी ले रहा था मार्केट। तो मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटली देखें तो 9350 9400 पे बाइंग सर्टेनली आएगी। ओके, चलिए तो खरीदारी जरूर करें, लेकिन जब भाव आ जाए तब वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा रहेगी जो आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, सीडीएसएल, और जो नए शेयर एफएनओ में शामिल हो रहे हैं आज से, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। आज आधी रात को रचने वाला है इतिहास। जी हां, जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम आज होने वाला है, और इस जश्न की सबसे बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे पूरा टाइमलाइन क्या क्या होने वाला है। आज तो पूरा नॉर्थ ब्लॉक लक्ष्मण कामकाज में जुटा होगा, बताइए क्या क्या होने वाला है आज। काश मैं कैमरा लेकर के वित्त मंत्रालय और पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर आपको दिखा सकता, लेकिन चूंकि इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैं वहां पे गया कल भी, और जो अभी हालात वहां पर हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी बड़े उत्सव की तैयारी चल रही है, कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधिकारी हो या फिर संसद भवन के अधिकारी हो, हर कोई इस बात में जुटा हुआ है कि जीएसटी लॉन्च सफलतापूर्वक हो जाए, और जीएसटी 1 जुलाई से जहां तक संभव हो सके स्मूथ तरीके से यहां पे लॉन्च होता हुआ दिखे। इसके लिए गहमागहमी जो आपको कैमरे पर दिखनी
दिखनी शुरू हो जाएगी वो दिखेगी दोपहर बाद से। दरअसल 7 बजे विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। ये काउंसिल की बैठक आमतौर पर वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जीएसटी काउंसिल को संबोधित करेंगे। 7 से 8 ये जीएसटी काउंसिल की बैठक चलेगी। महज कह सकते हैं औपचारिकता होगी, कुछ कानून के मसौदों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। उसके बाद 8 से 9 डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। फिर 10 साढ़े 10 बजे से आप देखेंगे कि मेहमानों का आने का सिलसिला संसद भवन में शुरू हो जाएगा। 100 खास मेहमानों का आमंत्रित किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, रतन टाटा जैसे दिग्गज यहां पर आएंगे और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2 पूर्व प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, जिसमें से एक मनमोहन सिंह भी है। हालांकि ये काफी दिलचस्प होगा देखना कि कांग्रेस के बहिष्कार के बाद क्या ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के आने की संभावना अब बिल्कुल भी फिलहाल नहीं रह गई है। और उसके बाद 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर के पहले वित्त मंत्री, फिर प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति का भाषण होगा। इस बीच जीएसटी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, वो भी दिखाई जाएगी। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजाएगी, उसके तुरंत बाद जीएसटी का औपचारिक लॉन्च कर दिया जाएगा और वोट ऑफ थैंक्स दिया जाएगा और 12:20 तक जीएसटी का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। यानी उसके बाद जो कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म वो लागू हो जाएगा। तो आज तो रात्रि जागरण का कार्यक्रम है पूरे देश के लिए। और आज बता दूं आपको कि दिन भर सीएनबीसी आवाज पर जीएसटी को लेकर सारी चर्चाएं, सारे सवाल, तमाम जवाब दिग्गजों की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। और पूरे दिन भर और रात को भी जीएसटी लॉन्च होने तक सीएनबीसी आवाज लाइव रहेगा। आपके सामने लाइव कवरेज होगा, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा। तो आपको जीएसटी का ये लाइव कवरेज और रात को 12 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल से पूरा एक्शन देखना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ आज सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, ये तो बात हुई जीएसटी की, लेकिन बात करते हैं एफआईज की। और एफआईज बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। इस वक्त हम कारोबार को लेकर उनके ख्यालात बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं हर्षदा सावंत के पास, हमारी सहयोगी हमारे साथ है। हर्षदा, बताइए पहले तो कौन से दिग्गज शेयर आज कवरेज में है? इनफैक्ट कारोबार को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल है, लेकिन जीएसटी को लेकर अभी भी थोड़ा सा संकोच है, कंफ्यूजन बना हुआ है। और उसी पर अगर अनिल पहली रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूं, वो सीएलएसए की ओर से आ रही है आईटीसी पर। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कहा है कि जब जीएसटी लागू हो जाएगा और इसमें बस चंद घंटों की देरी है, तो आईटीसी एट द एंड ऑफ इट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन क्या इंपैक्ट रहेगा उसको लेकर सीएलएसए अभी भी थोड़े से असमंजस में है। हाँ, उनको लगता है कि इनके कैलकुलेशंस कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद थोड़ा सा डिक्लाइन रहेगा ऑफ कोर्स बिजनेस में, लेकिन एक न्यूट्रल आउटकम रहेगा, वो इटसेल्फ पॉजिटिव है। बाय की कॉल आ रही है आईटीसी पर। 375 का टारगेट दे रहा है सीएलएसए। साथ ही जेपी मॉर्गन कह रहा है कि वो ओवरवेट रहेंगे, 350 के कॉल के साथ टारगेट ये रहेगा। ऑफ कोर्स ये एनुअल रिपोर्ट पर कर ये कॉल्स दे रहे हैं। हालांकि यहां पर भी इनका मानना है कि जीएसटी के इंप्लीकेशंस वो क्लोजली वॉच जरूर करेंगे। अब तक जो भी सामने निकल कर आया है वो पॉजिटिव ही है आईटीसी के लिए। आते हैं आप अल्ट्राटेक पर। जेपी के साथ वो फाइनल डील हो चुकी है सीमेंट बिजनेस को लेकर और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो रहा है अल्ट्राटेक के बिजनेस के लिए। सिटी ने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उन्होंने कहा है टारगेट अल्ट्राटेक पर रहना चाहिए 5,000 रुपए प्रति शेयर का। ये जो एक्विजिशन पूरा हुआ है इससे अल्ट्राटेक की कैपेसिटी बहुत मजबूत हो गई है। ये खड़ी है करीब करीब 88 मिलियन टन पर एनम पर और एक अपसाइकिल में अब अल्ट्राटेक है। और जेपी के जो भी एसेट्स इनके हाथ लग रहे हैं वो बस कब बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी डील पर जेपी मॉर्गन भी अल्ट्राटेक पर एक ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 4,400 के टारगेट के लिए यहां पर उनका मानना है तेजी की पोजीशन रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक डिलीवरी रैंप अप देखने को मिलेगा, जेपी ये कहता है अल्ट्राटेक पर। गोल्डमैन सैक्स ने इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर पर एक बुलिश रिपोर्ट निकाली है, लेकिन सिर्फ अल्ट्राटेक का मैं टारगेट दे रही हूं, वो है 4,700 का। करंट लेवल से 21% की अपसाइड की बात हो रही है। बैंक्स पर आते हैं। कल का स्टार परफॉर्मर एक्सिस बैंक, जेपी मॉर्गन की एक दिन लेट रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ओवरवेट का कॉल है 570 का। और एक्सिस ने जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं जेपी मॉर्गन कह रहा है ये एक पॉजिटिव है और टॉप रेटेड स्टॉक रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। नोमुरा बैंक ऑफ बड़ौदा पर थोड़ा सा बुलिश है, अपग्रेड दिया है। पहले न्यूट्रल का कॉल था, बाय कॉल आ रहा है। यहां पर उन्होंने टारगेट मेंटेन किया है हाउएवर करीब 200 रुपए प्रति शेयर का। ओके, तो ये स्टॉक्स तो फोकस में है। इसके अलावा और कौन से शेयर हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से हर्षदाज? मिड कैप्स पर अगर नजर डालें हेमंत, डॉइचे बैंक ने यूपीएल पर एक
बाय कॉल दिया है। टारगेट इन्होंने 950 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनको लगता है ब्राजील से बिजनेस थोड़ा सा बेहतर होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बाय रिकमेंडेशन आया है। डीबी ने इनफैक्ट भेल पर भी अपनी राय दी है, जहां पर टारगेट है 185 का, मेंटेन कर रहे हैं वो बाय कॉल। साइकिल में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन जिस वैल्यूएशन पर भेल खड़ा है, डॉइचे बैंक कह रहा है कंपल्सिव बाय है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक डाउनग्रेड है, मैं आपको फटाफट बता दूं, फोर्टिस हेल्थ केयर पर नोमुरा कह रहा है अब बाय कॉल से वो न्यूट्रल कॉल अप दे रहे हैं, और इन्होंने टारगेट जो पहले 211 का दिया था वो 177 पर ला रहे हैं। तो 177 के नीचे ट्रेड करता हुआ फोर्टिस पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, अब नोमुरा का डाउनग्रेड आता हुआ। शुक्रिया हर्षदा, ये तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब शामिल करते हैं वायदा कारोबार के एक्सपर्ट राकेश बंसल को, आरके ग्लोबल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, और सीरीज की है आज शुरुआत जुलाई सीरीज की। राकेश जी बताइए, जुलाई सीरीज की शुरुआत में निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है ट्रेडिंग रेंज, कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, काफ़ी समय बाद जो एक सीरीज की शुरुआत हो रही है, काफ़ी नेगेटिव नोट पर हो रही है, और निफ्टी में एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। काफ़ी स्ट्रांग इंटेंसिटी का ये नेगेटिव क्रॉसओवर है, और इस समय मार्केट में अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कॉशियस नहीं, एक्सट्रीमली कॉशियस होना चाहिए। निफ्टी में तो बिकवाली करके चलना चाहिए, 9576 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और निफ्टी अनिल जी मेरा मानना है 9400 के लेवल्स एक दो दिन में नीचे में टेस्ट करने का दमखम रखता है। निफ्टी में अनिल जी नीचे की तरफ देखें तो 9350 से लेकर 9400 एक सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि कोई नीचे का जो लोअर बैंड है 9350 वहां तक भी निफ्टी गिरने का दम रखता है। दूसरी तरफ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी रुझान नेगेटिव है, बट बिकवाली की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं कि चुनिंदा कुछ बैंकिंग काउंटर प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक अच्छे लगते हैं। यहाँ वीकनेस पीएसयू बैंकों के अंदर है, निफ्टी को बिकवाली करके चलना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी 23,100 के नीचे निकलता है तब यहां पर भी जो है मोमेंटम इंट्राडे के नजरिए से खराब होगा, तब बैंक निफ्टी के अंदर नीचे में 22,780, 22,740 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर में एक बार 23,100 के लेवल टूटते हैं तब 23,300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां के स्टॉप लॉस लगवा के बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करनी चाहिए। ओके, चलिए तो ये राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद राकेश बंसल जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, संदीप वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, जैन साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, और देश के जाने माने एक्सपर्ट sptulsian.com के SP तुलसियान जी भी हमारे से जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो पैसा बनाकर दे सकता है, और CDSL की लिस्टिंग पर भी चर्चा होगी। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब और राकेश बंसल जी, और अब बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट sptulsian.com के SP तुलसियान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। शुरुआत आपकी इन्वेस्टमेंट पिक के साथ की जाए, बताएं सर कौन सा शेयर चुना है आज आपने? अनिल जी, मैंने आज चुना है डालमिया भारत शुगर, और अगर आप देखें तो मेरा जो यूपी में शुगर मिले हैं उन पे एक पॉजिटिव बायस है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि जून में हमने शुगर का ऑफटेक थोड़ा कम देखा जीएसटी की वजह से, लेकिन जिस हिसाब से ग्राउंड्स पे इंक्वायरियां आ रही है और जिस हिसाब से मिल से जो यूपी बेस्ड मिलों से बात करते हैं, पिछले करीबन 2 या 3 दिनों में शक्कर के भाव 40 से 50 रुपया प्रति क्विंटल यानी 40 से 50 पैसे पर किलो बढ़ गए, और काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग की इंक्वायरी जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की डिलीवरी के हिसाब से आ रही है। तो अगर डालमिया भारत शुगर का आप एक कॉल लेवें तो इनके पास यूपी में 3 मिले हैं और महाराष्ट्र में 2 मिले हैं। जो सीजन शुरू होगी अक्टूबर 2017 में, उसमें ऐसा अनुमान में कि आने वाले वर्ष में महाराष्ट्र में करीबन 70% की शुगर प्रोडक्शन की ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले वर्ष शुगर में 42% का फॉल था। तो जो महाराष्ट्र फिर से करीबन 72 से 74 लाख टन की शुगर बनाएगी, तो इसमें जो 70% का ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ डालमिया शुगर को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी जो 32,500 TCD की कैपेसिटी, उसमें से 10,000 TCD की कैपेसिटी महाराष्ट्र में है 2 मिलों द्वारा, और 3 मिलें जो है वो
वो यूपी में है 22,500 TCD की, और यूपी में भी जो अनुमान है वो करीबन 10% ग्रोथ का है शुगर के प्रोडक्शन में, तो वो इन्हें एक एडवांटेज रहेगा। अगर आप इनका एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने ऑलरेडी जो करीबन पैट जो है 182 करोड़ का दिखाया, और ईपीएस जो है वो 22.5 रुपए का ईपीएस आया इनका 7 रुपए के एवज में, यानी 22.5 रुपए ईपीएस था FY17 में, और FY16 में जो ईपीएस था 7.2। तो मेरा अनुमान है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में ग्रोथ आएगी शुगर प्रोडक्शन की, मैं अब आश्चर्य नहीं, एक्चुअली जो इनका जो 182 करोड़ का पैट था वो अब तक का रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई था, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 182 करोड़ का पैट जो है वो 200 या 205 करोड़ को FY18 में क्रॉस करे, क्योंकि इसका कारण ये है कि इनके पास 32 लाख शुगर के बैग्स हैं, जिसमें इनको इन्वेंट्री गेन ही अकेला करीबन 200 करोड़ का है। और ये मानना कि शुगर में इन्वेंट्री गेन वन टाइम होता है, ऐसा नहीं है। ये टिपिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री है, जहां पे मार्च तक शुगर प्रोड्यूस की जाती है और बाकी अगले 6 महीनों में बेची जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप इसका देखें प्रमोटर स्टेक, शायद ये ऐसी अकेली कंपनी जिसमें प्रमोटर स्टेक 75% है। बुक वैल्यू तकरीबन 105 रुपये आपको देखने को मिलेगी कि 31 मार्च 2018 तक। और अगर मैं इसका कैश पी मल्टीपल देखूं तो आपको शायद ये 3-3.5 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, और ऑपरेटिंग पी भी देखूं तो वो 5 के पी मल्टीपल पे जो है आने वाले FY18 की वर्किंग में मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसमें डाउनसाइड काफी कम है, और हो सकता है कि अगले 15 दिन में हमें शुगर जो फिर से शुगर स्टॉक जो है एक फैंसी या बाइंग मोड पे आएंगे, तो उसमें सिर्फ हमें यूपी बेस्ड शुगर मिलों पे ध्यान रखना चाहिए। और उसमें मेरे हिसाब से डालमिया भारत जो वर्तमान में 127 रुपए पे चल रही है, वो आपको करीबन 160 रुपए का लक्ष्य जो है अगले 6 महीने में दिखा सकता है। तो अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर निवेश का मौका, 160 रुपए का लक्ष्य। शुगर शेयरों पर तुलसीराम साहब बुलिश हैं। द्वारिकेश शुगर भी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर बताया था। अब डालमिया भारत शुगर में आप लगा सकते हैं पैसा, लेकिन पैसा जिन लोगों ने लगाया था CDSL के IPO में, उनके लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। लिस्टिंग कहाँ होगी, कितनी दमदार होगी, और अच्छी लिस्टिंग के बाद मुनाफा वसूल करें या करें इंतजार और बढ़त का, बताएंगे हम आपको तुलसीराम साहब से पूछकर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप जैन साहब, संदीप वागले साहब, राकेश बंसल जी और sptulsian.com के SP तुलसियान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसियान जी ने ब्रेक से पहले बताया डालमिया भारत शुगर में निवेश करने की राय है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन अब बात करते हैं CDSL के IPO की। तुलसियान साहब, कहाँ उम्मीद कर रहे हैं आप लिस्टिंग होने की, और क्या करना चाहिए जिनको अलॉटमेंट मिला है? हेमंत जी, जिस हिसाब से रिस्पांस है, या थोड़ा सा अगर हम एक वैल्यूएशन का कॉल लेवें, तो मेरे हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग जो है शायद 250 से 255 के आसपास होवे। और अगर आप उस वैल्यूएशन पे कॉल लें, अगर मैं पूरा देखूं कि करीबन 50 से 52 रुपए का कैश जो है कंपनी के पास प्रति शेयर का है, जो एक मैंडेटरी उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि वो डिपॉजिट पे रखे। और दूसरा, अगर अनुमानित EPS में लूँ जो 8 रुपये 21 पैसे था FY17 में, शायद जिस हिसाब से उन्होंने 59% की इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई थी मार्केट शेयर डिपॉजिटरी सेगमेंट में, सिर्फ 2 डिपॉजिटरी हैं CDSL और NSDL, तो इनकी 59% ग्रोथ जो है, वैसे ओवरऑल मार्केट शेयर इनके पास 44% है, लेकिन 59% ग्रोथ के लिहाज से FY18 का अनुमानित EPS 10 रुपये का मैं मानता हूँ। तो अगर जैसे मैंने बताया कि 250-255 की अगर मैं लिस्टिंग एक्सपेक्ट करता हूँ, तो शेयर जो है 25 के पी के मल्टीपल पे चलेगा। लेकिन और अगर मैं नेट ऑफ कैश देखूं तो शायद ये 20 रुपए के पी के मल्टीपल पे चलेगा। लेकिन उपयुक्त ये होगा कि आप 25 के पी मल्टीपल को मान के चलें। निश्चित रूप से जब इशू आया था 149 के रूप में, तब हमने इसे स्ट्रांगली रेकमेंड किया था। लेकिन जिस हिसाब से देखिए डिपॉजिटरी चार्जेस पे अगर जैसे जैसे उनका वॉल्यूम या बिजनेस बढ़ेगा, रेगुलेटर सेबी जो है उनको बहुत ज्यादा सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं देगी, और कहीं ना कहीं चार्जेस पे कैप आएगा, चाहे फिर वो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो, चाहे कंपनीज के जो दूसरे चार्जेस हों। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपकी एक सीमित ग्रोथ रहेगी 15% या 15 से 18% की आपकी इनकम की ग्रोथ समझनी चाहिए। और ऐसे में क्या आप ये जस्टिफाई होगा कि आप उसे 25 का पी मल्टीपल देवें, क्योंकि जो टिपिकली स्टॉक एक्सचेंजेस और लिस्टिंग जो डिपॉजिटरी होती है, उन्हें मैंडेटरी कैश जो है वो बुक्स में रखना पड़ता है, और वैसे भी उन्हें कोई कैश की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो 250 से 260 रुपये का जो है इसका एक रीजनेबल लेवल होगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिला, मेरी राय होगी कि वो 260 रुपये में प्रॉफिट बुक करे। और अगर किसी को फ्रेश नया निवेश करना हो तो मैं सलाह दूंगा कि फिलहाल रुके, 225 से 230 के लक्ष्य को जो है फ्रेश एंट्री के लिए ध्यान में रखना चाहिए।
ये तो बात हुई सीरियसली तुलसियान साहब। एयू फाइनेंस में पिछली बार आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि महंगा है और थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है। एक डेवलपमेंट जो हुआ है कल, उस पर इसलिए आपसे फिर से राय लेना चाहता हूं कि अब आरबीआई ने वो क्लियरेंस दे दी कि पैसा लगा सकते हैं एफआईज, वो अड़चन दूर हो गई है आरबीआई की तरफ से निवेश की। उसके बाद कुछ बदलता है या फिर वैल्यूएशन के लिहाज से अवॉइड करें वही ठीक है? देखिए अनिल जी, अगर एफआईआई भी आएगी तो इनफैक्ट मैं कहूंगा वो तो और ज्यादा प्रूडेंट होगी, वो और ज्यादा वैल्यूएशन कॉल लेंगी। तो अगर मेरा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं मार्केट कैप टू परसेंटेज ऑफ लोन बुक जाऊं तो एयू फाइनेंस का है 95%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 65%। इससे ऊपर सिर्फ आपको एक कंपनी दिखाई देती है, बजाज फाइनेंस, जिसका 129% है। लेकिन अगर मैं कैपिटल फर्स्ट देखूं तो वो 35% है। तो ये तो हुआ मार्केट कैप टू इस लोन बुक के लिहाज से। अगर मैं पी मल्टीपल देखूं तो करीबन 24 से 25 का मल्टीपल बैठता है एफवाई 18 की अर्निंग पे, जो कि अपने आप में काफी ऊंचा है। 16 श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, करीबन 16 उज्जीवन है। अगर मैं प्राइस टू बुक पे जाऊं तो अगेन 4.2 का जो है प्राइस टू बुक बैठता है इनका एफवाई 18 के, ऑलरेडी 5.1 है। और ये इतना महंगा जो है सिर्फ एक बजाज फाइनेंस में है। इसी हिसाब से हमने काफी पैरामीटर्स पे इसको दिया है कि अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखूं, रिटर्न ऑन एसेट्स देखूं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखूं, या इवन एसेट क्वालिटी भी देखूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 4.2 प्राइस टू बुक और 24-25 का पी मल्टीपल में कोई एफआई बहुत ज्यादा इसे लैप करेगी। और गोइंग जिस हिसाब से आपको चॉइस है, चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, बजाज फाइनेंस हो, श्रीराम सिटी, कैपिटल फर्स्ट, इक्विटास, देयर आर प्लेंटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल। तो इस हिसाब से मैं स्टिल ये व्यू मेरा रहेगा कि मैं तो इस पे सलाह नहीं दूंगा। इस इशू काफी ज्यादा महंगा लगता है और हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन या जिस हिसाब से एक फ्रेंजी बनी हुई आपको कुछ इसमें नियर टर्म गेन मिले, लेकिन वैल्यूएशंस के ऊपर जो है इशू काफी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है जी है और महंगा ही रहेगा। ऐसे में इसे अवॉइड करें। ये राय है तुलसियान साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों से बात करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्री ओपनिंग सेशन के इस छोटे से ब्रेक के बाद। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों में रुपए की शुरुआत। एसडीएक्स निफ्टी है 40 अंक नीचे। एशियाई बाजारों में माहौल थोड़ी कमजोरी का। शुरुआत के बाद बताएंगे आपको स्टॉक 2020 का अपडेट और हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, संदीप जैन, संदीप वागले और राकेश बंसल, आपकी मदद करने के लिए तैयार। कैसे खुलेंगे बाजार और कहाँ होंगे आपके लिए सीरीज की शुरुआत में पहले दिन मौके, इस छोटे से ब्रेक के बाद।